बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत खुश आमदीद। नियो पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, और इस उम्मीद के साथ आज के दिन का और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें, सेहतमंद रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम सबको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हर तरह से जो हमारे बस और इख्तियार में ना हम वो करें। और सबसे जो ख़ास चीज़ मेरा ख्याल है हमारे इख्तियार में है वो है अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। यानी कि हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि हम सब, मतलब मैं अपने आप को भी बीच में ही शामिल करती हूँ, कि हम कहीं पे जा रहे हों तो हम ये नहीं देखते कि हमारे करीब तरीन कहीं पे कोई कचरा डालने के लिए कोई बैग रखा होगा या कोई डस्टबिन रखी गई होगी। हम ऐसी सड़कों पे गंद फेंक देते हैं, अपने मुल्क को हम ऐसे ही गंदा कर देते हैं, और इसीलिए जो पोल्यूशन है उसमें भी इजाफा होता है। एक छोटी सी मैं आपको एक मिसाल भी देना चाहूँगी, मिसाल नहीं बल्कि एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैं लाहौर के बहुत पॉश एरिया में मौजूद थी, तो वहाँ पर एक ना खातून गाड़ी में गुजरी और बड़ी शानदार सी उनकी गाड़ी थी, और वो इतना बड़ा कचरे का थैला एक खाली प्लॉट में फेंक के चली गई। उनकी मुझ पे नज़र पड़ी तो मुझे देख के बस उन्होंने मुस्कुरा दिया। मतलब उनको खुद भी एहसास हुआ कि उन्होंने ये गलत काम किया है, लेकिन बस वो स्माइल देख के तो आगे चली गई। तो बड़ा अफसोस होता है देख कर कि हम अपने मुल्क को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपना मुल्क साफ़ नहीं रखेंगे तो कोई भी साफ़ नहीं रखेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे मुल्क को साफ़ करने के लिए। इसीलिए जिस तरह आप अपने घर को साफ़ रखते हैं उससे अपने मुल्क को भी साफ़ रखें। अच्छा, आज के टॉपिक्स के हवाले से मैं बात करूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज के प्रोग्राम में हमने बातें करनी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस हवाले से हम बात करेंगे सानेहा मरी के हवाले से, और उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है और वज़ीर आला पंजाब को यह तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। इस हवाले से हम जानेंगे कि मरी में अब जो टूरिस्ट के दाखिले के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अभी क्या है, कितने लोगों को जाने की इजाज़त है या कितने लोगों को नहीं जाने की इजाज़त है। अच्छा, इसके अलावा एक गाना आपने सुना होगा, गड्डी तू मंगवा दे तेल में पवानी आई, बड़ा मशहूर गाना था हमारे पाकिस्तान का। तो जनाब अब इस गाने का एक नया वर्जन आया है, वो भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन साथ साथ एक खातून से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी गड्डी को साइड पे रख के एक स्कूटी खरीद ली है, सिर्फ पेट्रोल के महंगा होने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है और अब हर महीने महंगा होगा, ये हम सबको पता है। तो इसलिए उन खातून ने स्कूटी खरीद ली है। इस हवाले से भी उनसे जानेंगे कि उन्होंने स्कूटी क्यों खरीदी, कितना महंगा उनको पेट्रोल पड़ रहा था। अच्छा, इसके साथ जो है ख़ास मेहमान होंगी जो कि आपको स्किन के हवाले से बताएंगी, डॉक्टर होंगी, स्किन स्पेशलिस्ट होंगी, उनसे हम स्किन के हवाले से जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आजकल ज़्यादा चल रहे हैं स्किन के हवाले से। और तुर्की से एक मेहमान जो हैं वो आई हैं, एक डॉक्टर हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के इलाज के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम मरी के हवाले से बात कर लेते हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि एक इंतज़ामी जो रिपोर्ट है, इंतज़ामिया के हवाले से जो एक रिपोर्ट है वो भी तैयार की गई है, और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि मरी में अब कितने सयाहों के लिए दाखिले की इजाज़त होगी, ये सब तय कर लिया गया है जो कि इंतज़ामिया है उसकी जानिब से। और ये तय किया गया है कि अब किस तरह लोगों को मरी में दाखिल होने देना है, या मौसम के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी ले ली जाएंगी। और सानेहा मरी पर कायम 5 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी है अपनी तहकीकात मुकम्मल करके लाहौर के लिए रवाना भी हो गई है, और इसके जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की उसको ड्राफ्ट की शक्ल भी दे दी है। अभी मरी के हवाले से जो मालूमात है वो हम जानेंगे कि मरी में क्या चल रहा है, वहाँ पर कितने लोगों को जाने की इजाज़त होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सरदार शफीकुर रहमान, इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ताज बुखारी भी हमारे साथ होंगी। ताज बुखारी, आप मौजूद है लाइन पे, तो आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। पहले सरदार साहब से हम बात करना चाहेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हादसा सानेहा कहें इसको पेश आया, उसके बाद अब नाजरीन की आगाही के लिए बता दें कि मरी आने वालों को अब किन बातों का ख्याल रखना होगा। देखिए जी, बिल्कुल पहले मरहले पे हमारी जो एंट्री है वो तकरीबन 8000 गाड़ियां जो है वो दाखिल हो, टूरिस्ट की 8000 गाड़ियां दाखिल हो सकती हैं, और टाइमिंग भी सुबह 5 से लेकर शाम 5 बजे तक आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इवनिंग या 5 बजे के बाद जो है वो टूरिस्ट का दाखिला बंद होगा। इसके अलावा जो टूरिस्ट आना चाहते हैं मरी, इस आने के बाद आपको पता है हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है मरी में एसी ऑफिस के पास, जिसमें तमाम महकमा जात 24 आवर्स जो है वो मौजूद रहेंगे, और किसी भी जो है वो हादसे या परेशानी से निपटने के लिए 24 आवर्स यहाँ पे इंतजामिया मौजूद होगी। हमारा हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है, हमारी पुलिस की हेल्पलाइन 15
और 1058 जनरेट कर दिए। इसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम्स के नंबर्स हैं। तो जितने भी टूरिस्ट अभी मरी आना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस आने से पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मोस्टली लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। देखिए जी, हिल स्टेशन में अगर आप सफर करते हैं और इतनी हैवी स्नोफॉल में, तो ये एक किस्म का एडवेंचर होता है। तकरीबन इस वाक्य से 5 जनवरी को जो हमने एडवाइजरी जारी की, उसमें वाज़ह बताया था कि 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें, गाड़ी में स्नो टायर्स का इस्तेमाल करें, गाड़ी के टायरों पे चेन का इस्तेमाल करें, फ्यूल टैंक फुल रखें। इसके अलावा हमने वाज़ह तौर पे अपने गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल करें, टो बार टो चेन रखें, गर्म मलबूसात रखें, बच्चों को जो है वो गर्म मलबूसात पहनाएं और खाने पीने के इजाफी अशिया गाड़ी में रखें, क्योंकि आपको पता है जब हैवी स्नोफॉल होती है, अब 10-12 घंटे अगर लगातार नॉन स्टॉप स्नोफॉल हो रही हो, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है आपका गाड़ी में जो है वो सरवाइव करना। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। पहली बात तो हमारे टूरिस्ट को ये पता होना चाहिए कि जब इतनी हैवी स्नोफॉल में और इतने ज्यादा रश में अगर आप आ रहे हैं, तो ये एक एडवेंचर है, उसके लिए आप तैयार हो। अब यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं कि वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं और वो सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या ट्रैफिक पुलिस या पुलिस की जो एडवाइजरी है उस पे वो अमल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग नॉर्मल ड्रेसेस में, नॉर्मल गाड़ियों में जो है वो चले जाते हैं हिल स्टेशन का रुख करने और स्नो को एंजॉय करने के लिए। तो अब मेरे ख्याल में हमारी जिम्मेदारी है, अब हमें जो अपने रवैये पे कह लें कि बेहतरी लानी होगी। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें मजमूई तौर पर, अमूमी तौर पर भी अपने रवैये में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सरदार साहब, इस हवाले से ये भी बता दें कि अब ये तो डिसाइड हो गया है कि 8000 गाड़ियों को सिर्फ दाखिले की इजाज़त होगी। अब जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फिर से होती है, तो लोगों को आगाही के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं कि किस तरह लोगों को मतलब मौसम के हवाले से या हालात के हवाले से अपडेट किया जाएगा? जी बिल्कुल जी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी और सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी ने अभी बाकायदा हमारे जो है इवन की एक ऐप डेवलप हो रही है। पेजेस हमारे ऑलरेडी हैं ट्विटर पे, फेसबुक, सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हम लोग पहले भी इन्फॉर्म करते थे मौसम के हवाले से और रश के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला अब इस आगाही को मजीद बेहतर बना दिया गया है। और आपको पता है कंट्रोल रूम के थ्रू लम्हा बलम्हा जो मरी की सिचुएशन है, हमारा रेडियो स्टेशन लॉन्च हो चुका है, उसमें हम टूरिस्ट को गाय बगाए बताते रहेंगे कि कैसा मौसम है और कितनी ट्रैफिक है। और अब इंशाल्लाह ताला एक लिमिटेड ट्रैफिक की जो है वो अलाउ की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी और मजीद जैसा ऐसे सानेहात से इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे सानेहात से। तो सरदार साहब, पार्किंग के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पहले भी ये मसला हो गया है, बल्कि ये हर साल तकरीबन होता है कि सयाह बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं और फिर पार्किंग के मसले होते हैं। तो अभी पार्किंग के लिए क्या कोई खास दोबारा से मजीद कोई इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, मरी हमारा शुरू से पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू है। आपको पता है फेमस हिल स्टेशन है, तकरीबन इससे पहले आपको पता है कि पर वीक जो है लाखों गाड़ियां आ जाती थी, जो टॉप सीजन था, पर डे 15 से 20 हजार। लेकिन पूरे शहर में हमारे पास मैक्सिमम 3500 से लेके 4000 पार्किंग कैपेसिटी है, जो बिल्कुल नाकाफी है। तो इसके हवाले से ये है कि स्नो में आपको पता है कि साइडों पे भी बर्फ के ढेर लग जाते हैं, जो खुले आसमान तले हमारे पार्किंग लॉट्स होते हैं वो भी बर्फ से ढक जाते हैं। तो हमारी अभी पूरी कोशिश होगी, हमने तजावीज़ भी दी है गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द जो है सिटी एरिया के मुख्तलिफ रोड पे ना ज्यादा से ज्यादा जो पार्किंग लॉट्स हैं वो डेवलप किए जाए। लेकिन इस पे अभी टाइम लगेगा। फिलहाल हमने जो रोड्स खोले थे, कुलडाना रोड, बैंक रोड, वहां पे हमने सिंगल साइड बर्फ हटा के टूरिस्ट के लिए पार्किंग अलाउ की है। अच्छा, आपने अब आने वाले दिनों में मौसमी हालात के हवाले से भी यकीनन अपडेट्स ली होंगी, तो क्या ऐसी इत्तलात हैं कि मजीद स्नो फॉलिंग होगी या हैवी स्नो फॉलिंग होगी? जी बिल्कुल, आपको पता है कल से हम पाकिस्तान में बारिशों और बर्फों का सिलसिला दाखिल हो रहा है और कल रात से जो है वो मरी और गलियात में भी स्पेल दाखिल होगा। तो उसके हवाले से हमने टूरिस्ट को गाइडलाइन भी जारी कर दी है और हमारी आपके चैनल के तवसत से भी यही गुजारिश है कि 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें। गाड़ी में स्नो टायर आजकल तो मार्केट में आम मिल जाते हैं, स्नो टायर ले लें, गाड़ी पे टायरों पे चेन चढ़ाएं, फ्यूल टैंक फुल रखें। इसके अलावा जो है टो बार टो चेन गाड़ी में जरूर रखें, रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर आप अपनाएंगे तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे कह लें कि मुश्किल हालात हो, हम कम से कम एक डिजास्टर को जो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम रोड यूजर से गुजारिश है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और सेफ्टी फर्स्ट के तहत जो है
सफर करें। अच्छा, बाकी लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इंतज़ामिया की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि जो ये सानहात या हादसात होते हैं, अगर इंतज़ामिया की इसमें कोताही या गलती होती है तो लोगों की भी इसमें गलती होती है कि वो इंतज़ामिया की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको फॉलो नहीं कर रहे होते या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा सरदार साहब, जब से अब ये दोबारा से मरी में दाखिले की इजाज़त मिली है तो अब तक कितनी गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, कल पहला दिन था और पहले दिन में तकरीबन 1202 गाड़ियां एंटर हुई हैं जो टूरिस्ट की हैं। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में कि अभी तक क्या लोग भी थोड़ी एहतियात कर रहे हैं इसीलिए अभी तक कम गाड़ियां आई हैं? जी देखें जी, जनवरी पीक सीजन होता है स्नोफॉल का। 25 दिसंबर से लेके तकरीबन 1 फरवरी तक ये स्नो का पीक सीजन होता है, तो उस हिसाब से तो बहुत कम एंट्री है, इंतहाई कम एंट्री है। नॉर्मल इन डेज में 15 से 20 हज़ार गाड़ियां जो है वो दाखिल होती हैं, लेकिन कल पहला दिन था तो अभी देखें आगे क्या एंट्री। सरदार साहब, अभी जो सानहा पेश आया सिर्फ इसके मामले में ही नहीं, इससे पहले भी जो मरी के होटल मालिकान हैं उनके रवैये के हवाले से बहुत शिकायत आती रही हैं और अब तो खैर ये मामला ही इतना बड़ा था कि उस पर ये चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आ गई हैं। तो क्या अब इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा कि होटल मालिकान के रवैये के हवाले से भी इस तरह का कोई इंतज़ाम किया जाए कि वो लोगों से ज़्यादा चार्ज ना करें अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है या कोई हादसा पेश आ जाता है? बिल्कुल जी, जितना आपको पता है कि मरी इस वक्त पाकिस्तान में और पूरे दुनिया में हाईलाइट हो चुका है, तो इस हवाले से हाई लेवल पे बहुत ज्यादा मीटिंग्स हैं और जितनी भी कह लें कि इन फ्यूचर मेजर्स हो सकते हैं या इवन के किसी ने ओवर चार्जिंग की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कि अब यहाँ की होटल इंडस्ट्री में भी जो है तो लूप फॉल्स है उनमें भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। चले इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वहाँ के होटल मालिकान के रवैये में भी बेहतरी आए और लोगों को भी थोड़ी सी इस चीज़ की समझ बूझ आए। सरदार शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से भी जो बातें की हैं, यकीनन लोगों को उनको समझना चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ को समझें कि जो इंतज़ामिया की जानिब से आपको कहा जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो ऐसे ही नहीं दी जा रही हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन है मौसम के हवाले से, हालात के हवाले से या उस जगह के हवाले से, तो आप उनकी बात को सुनें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उससे टस से मस नहीं होते, हिलते भी नहीं हैं, 1 इंच पे नहीं हिलते। और लेकिन अपने मुल्क में हम देखते हैं कि हमें बार बार भी कहा जा रहा होगा कि अच्छा आगे ये ख़तरा है, आगे ये मसला है, ना जाएं, ये मसला है, लेकिन हमारे लोग एडवेंचर के चक्कर में ना वो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को पीछे छोड़ते हैं और बस अपनी मर्ज़ी करते हैं, और फिर जब कोई हादसा या वाक़या पेश आता है तो फिर उसके बाद वावेला भी करते हैं हम लोग कि अच्छा ये इस वजह से हो गया, ये उस वजह से हो गया। लेकिन बहरहाल गलती तो हर तरफ से होती है। अगर इंतज़ामिया ने कुछ गलती की तो अवाम ने भी उनकी बात ना सुन के गलती की है, क्योंकि जब मरी का सानहा पेश आया तो जैसे कि अभी सरदार शफीकुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि मौसम के हवाले से जब एडवाइजरी हुई थी वो लोगों को बार बार आगाह किया गया था कि आगे हैवी स्नोफॉल होने का खदशा है, लेकिन लोगों ने वही बात कि इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया था। और हम ये भी देखते हैं कि अक्सर टूरिस्ट जब इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो जैसे कि सरदार शफीक साहब ने भी बात की कि लोग पतले कपड़ों में आ जाते हैं और कोई इतना इंतज़ाम भी करके नहीं आते, ज़्यादा सर्दी के कपड़े भी साथ नहीं रखते, और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे साथ हों तो फिर तो आपको डबल एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों के लिए आपको खाने पीने का भी इंतज़ाम करना है, उनको कवर करने का भी इंतज़ाम करना है, उनके सुलाने का भी इंतज़ाम करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास हम सबको करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे साथ फैमिली है, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं अच्छा अकेले लड़के हैं तो क्या हुआ, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो अभी सानहा हुआ उसमें भी हमने देखा कि 4 दोस्त थे जो कि इस सानहे की नज़र हो गए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे, चाहे आप अकेले लड़के ही हैं या आपकी फैमिली साथ है, तब आपको आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आपको डबल इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अपने साथ चीज़ें पूरी रखें, अपना इंतज़ाम मुकम्मल करके आएँ, अपनी गाड़ी में फ्यूल पूरा करवा के आएँ, आपकी गाड़ी की टैंकी जो है उसमें फ्यूल पूरा होना चाहिए, ताकि खुदा न खासा अगर आपको कहीं पे रुकना पड़ जाता है, ज़्यादा देर के लिए स्टे करना पड़ जाता है, तो फिर ये मसला ना हो। क्योंकि हमने पिछले कई सालों में ये देख रहे हैं, हम खबरों में भी ये सुनते आते हैं कि अच्छा अब मरी में स्नोफॉल हुई है तो अब जी वहाँ पे सयाहों की एक बड़ी तादाद पहुँच गई है, और फिर जब वापसी होती है
تو واپسی میں وہ ایک ٹریفک کی لمبی لائن ہم دیکھتے ہیں اور اکثر 2-2 دن وہاں پر لوگوں کو گزر جاتے ہیں اسی لائن کے بیچ میں کھڑے کھڑے، اور اس کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کا فیول بھی ختم ہو جاتا ہے، موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا رہا ان چیزوں کا خیال لازمی رکھیں۔ اچھا، بہرحال اب جو وہاں انتظامیہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیں، کیونکہ اب جو لوگ مریض جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ احتیاط کریں گے کہ جو پہلے سانحہ ہو گیا اس کے بعد زیادہ احتیاط سے مریض جائیں۔ تو ایک ابھی چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہم مری کے حوالے سے وہاں کی انتظامیہ کا موقف لے رہے تھے، لیکن جناب ہمارے رپورٹر بھی وہاں پر موجود ہیں تو ہم ان سے بھی تھوڑی سی معلومات لے لیتے ہیں کہ ابھی مری میں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تاج بخاری، السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں بھی آپ کو مری سے خوش آمدید کہتا ہوں جی، ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ دیکھیں مری اس وقت بھی اداس ہے اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پہ مری میں۔ اچھا تاج بخاری صاحب، آپ سے ہم دوبارہ سے بات کرتی ہوں میں اس حوالے سے، لیکن جیسے کہ مری کے حوالے سے ہم انتظامیہ کا موقف تو لے رہے تھے کہ وہاں پہ جو سٹی جو انچارج سٹی ٹریفک پولیس تھے ان سے ہم نے بات کی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اب لوگوں کے کیا تاثرات ہیں جو مری آ رہے ہیں۔ جیسے کہ بتا رہے تھے سردار شفیق الرحمان صاحب کہ ابھی تک 1200 جو گاڑیاں ہیں وہ مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں مری جانے میں، لوگوں کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ ذرا کم ہے اس وقت مری جانے میں، کیونکہ ٹھیک ہے اب انتظامیہ یقین دہانی تو کروا رہی ہے کہ بھئی اب تمام تر انتظامات مکمل ہیں، اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ صرف 8000 گاڑیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے مزید گاڑیوں کے جانے کی۔ تو جو لوگ اب وہاں پر پہنچے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، تاج بخاری سے ہم جانیں گے۔ جی تاج بخاری بتائیے۔ جی اس وقت بھی مری کا موسم انتہائی سخت ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی جاری ہے، اور اگر ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو گیا تو کسی وقت بھی جو ہے وہ دوبارہ برف باری یہاں پہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ مری بالکل اداس ہو کے رہ گئی تھی، کوئی بندہ یہاں پہ نہیں تھا، سیاحوں کی تعداد پہ بھی پابندی تھی، سیاحوں کو آنے پہ پابندی تھی، جس کی وجہ سے جو غریب اور دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بالکل جو ہے پس کے رہ گیا تھا۔ اور کل حکومت پنجاب نے جو ہے اس کو صبح 8 بجے سے کھولا ہے ایک محدود تعداد کے ساتھ کہ 8000 سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ مری میں انٹر نہیں ہونے دیں گی، اور انکوائری بھی جاری ہے کہ اس تھانے کے ذمہ دار کون ہے۔ اس صورتحال میں ابھی تک جو ہے وہ آج رپورٹ جو ہے وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ تو تاج بخاری اب پھر کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ ہوٹل انتظامیہ جنہوں نے اس سانحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ان کے خلاف اور کس طرح کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ مطلب اب کس طرح لوگ وہاں جائیں گے اور کن کن ہوٹلوں میں رہ سکتے ہیں یا کن ہوٹلوں میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ غالباً اس سانحے کے بعد کچھ ہوٹل کو سیل بھی کیا گیا تھا۔ جی میم، 15 سے زائد ہوٹل جو ہیں وہ مری کے سیل کیے گئے تھے، اور جو چین مافیا تھا اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، اس میں بھی 3-4 جیپ والوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ابھی بھی انکوائری جاری ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو، مہنگائی کی وجہ سے یہ سانحہ نہیں پیش آیا، اس سے پہلے بھی مری جو ہے وہ ہمیشہ جب سیزن کے دوران پہ کمروں کی تعداد چونکہ کم ہے، سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے مہنگائی کا ایک تناظر تو ہے ہی ہے۔ ادھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس وقت رش پڑتی ہے مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں تشریف لے جائیں، افضل ترین گھر ہے، اور آپ دیکھ لیں حج اور عمرے کے دوران ان کی پرائسز ہائی ہو جاتی ہیں۔ یہ انسیڈنٹ جو ہے محکمہ ہائی وے کی اور کچھ دیگر محکموں کی نااہلی کی وجہ سے پیش آیا ہے کہ اس وقت برف تو 3-4 دن سے مسلسل جاری تھی یہاں پہ،
اور یہ واقعہ مری شہر سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ. یہ واقعہ ہم بار بار پھر ذکر کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی تھی یا لوگوں کی اس حوالے سے تھوڑی کم علمی تھی، اس وجہ سے پیش آیا. تاج بخاری آپ کا بہت شکریہ. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، لوگوں کو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ پر ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. آج اپنے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی خاتون سے، ایک ایسی لڑکی سے جنہوں نے گاڑی کو چھوڑ دیا اور وہ اسکوٹی پہ آ گئی ہیں کیونکہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا ہے. ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ ان کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں بھی دعوت دی ہے. لیکن پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. گورنمنٹ نے کسی اور چیز کے جوگا چھوڑا ہی نہیں، اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی تھی کہ کس طرح سے سروائیول کیا جائے. ظاہری بات ہے اتنی انکم نہیں ہے جتنی مہنگائی ہے، ایکسپینسز ہمارے اتنے زیادہ ہیں اور فیول ایکسپینسز اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے اور ہر 15 دن بعد اس کو بیئر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. میں پریفر کرتی ہوں، میں سب بچیوں کو کہتی ہوں، اپنے کالج یونیورسٹی آفیسز کے لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ خود انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنے لیے ڈیسیژنز لیں اور باہر نکلیں اور اسکوٹی پہ ٹریول کریں. تو مریم نے تو لوگوں کو کہہ دیا ہے، لڑکیوں کو اور خواتین کو کہہ دیا ہے کہ چھوڑیں گاڑی اور اسکوٹی پہ آئیں، اس پہ ٹریول کریں، آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، موسم بھی انجوائے کریں گے. یہ ویسے مریم مجھ سے پروگرام سے پہلے بات کر رہی تھی. مریم ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی رپورٹ میں دیکھ رہی تھی آپ تھوڑا اگریسو لگ رہی تھیں کہ بھائی چھوڑ دو گاڑی، اسکوٹی پہ آئیں. میں سب کو کہتی ہوں کہ بس کیا مطلب کیوں آپ اسکوٹی پہ شفٹ ہو گئیں؟ بات یہ عائشہ کہ پاکستانی صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی، اور اس میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں. تو اب ان کو یہ مشورہ دینا ضروری ہے کہ بھائی گاڑی کو خیر بات کہیں، فیول کو خیر بات کہیں اور کسی اسمارٹ چوائس کی طرف آئیں، کسی اسمارٹ ڈیسیژن کی طرف آئیں. جیسے میں مطلب شفٹ ہوئی ہوں تو ڈیفینیٹلی کسی لڑکی کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنا اپنا ایک کمفرٹ زون اور لائف اسٹائل چھوڑ کر اور ایک دم بالکل سوئچ کر جائے لائک اے بائکر گرل کی طرح. تو بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ آپشن کوئی نہیں بچی تھی کہ جس طرح انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر ورکنگ لیڈی کسی نہ کسی پرپس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں بھی کسی نہ کسی پرپس کے لیے کام کرتی ہوں. تو جب کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیسیژنز آپ کو لینے پڑتے ہیں. مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی جو فیول کی پرائس ہے وہ اس جگہ پہ فکس ہو گئی ہے، مزید بڑھے گی. ایگزیکٹلی. آپ ہر روز ہر مہینے ایک نئی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اچھا اب پتہ نہیں کیا پرائس ہوگی. بالکل اسی طرح ہے، وہ کہیں نہ کہیں رک رہی ہو نا تو پھر آپ کہتے ہیں چلو یار اس کے ساتھ اس طرح مینج کر لیں. ہاں بالکل. بٹ ہر 15 دن کے بعد یا تو آپ کی 15 دن کے بعد سیلری بھی ساتھ بڑھ رہی ہے، پھر تو آپ کہیں کہ چلو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جو ہوتی نہیں ہے، جو ہوتی نہیں ہے. تو وہ تو پھر ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، جیسے انکم بڑھ رہی ہے جیسے فیول بڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ صرف فیول ہی بڑھتا جا رہا ہے اور پھر چلو فیول ہی صرف بڑھ رہا ہو تو بات ہے. فیول کے ساتھ آپ کی گروسری آئٹمز بڑھ رہے ہیں، آپ کی ڈیلی آئٹمز بڑھ رہے ہیں، آپ کی ایوری تھنگ. مطلب آپ کی لائف میں ہر چیز جو ہے نا اس کی پرائس ایسے بڑھ رہی ہے کہ بس لگتا ہے انسان سستا ہو گیا، باقی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کھانا بھی منگواتے ہیں نا کسی فوڈ ڈیلیوری سروس سے تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں میڈم پہلے 30 روپے چارجز تھے، اب جو ہے نا وہ 60 روپیز ہو گئے ہیں فیول چارجز کی وجہ سے نا. تو آپ کدھر جا کے رکیں گے؟ اور آپ کو پھر یہ دیکھیں کہ پرسنلی آپ کی لائف کتنی زیادہ اس چیز سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ ڈیسیژن میرے لیے لینا ضروری تھا کہ بس یہ پہلے تو تھا کہ کسی حد تک مجھے شوق بہت تھا، لیکن اب شوق سے بڑھ کے بات ہو گئی، بہت زیادہ شوق پیچھے رہ گیا. اور پھر ڈیسیژن یہ لینا تھا کہ سروائیول کے لیے کچھ ایسا ڈیسیژن لینا ضروری تھا جو کہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکیں. آپ کی جاب بھی ساتھ چل سکے، آپ کی ٹریولنگ بھی چل سکے، آپ اپنے کام بھی بجٹ بھی اس میں آپ بجٹ فرینڈلی موڈ میں بھی آ سکیں. تو پھر میں نے یہ ڈیسیژن لیا. تو مریم ابھی جیسے آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے آپ گاڑی پہ آفس جا رہی تھیں، پھر آپ اب اسکوٹی پہ جس طرح آئی ہیں تو کمفرٹ زون تو چلیں ایک اپنی جگہ ہیں، لیکن عجیب یا مشکل نہیں لگا کہ اچھا میں بائک پہ جا رہی ہوں، ٹھنڈا موسم ہے، سردی کا اتنی سخت سردی کا موسم ہے، تو مشکلات نہیں پیش آتی؟ پھر عائشہ کوئی بھی چیز جب آپ امیجیٹلی سوئچ کرتے ہیں نا تو بہت پہلے سے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی تھی کہ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، بارش بھی ہے، شدید سردی بھی ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جب اپنا ڈیسیژن لے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اگینسٹ جا کے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ سٹینڈ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. تو مشکلات آئیں، ڈیفینیٹلی آئیں. فیملی سے کافی زیادہ ڈیفیکلٹ تھی اور پھر میرے بھائی کو کنونس کرنا تھوڑا مشکل تھا. اس کو تھا
छोटी है एक तो, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन भाइयों में, तो उसको था कि छोटी है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं उसके और कंसर्न। अच्छा, आप जितने मर्जी बड़े हो जाए ना अपने घर वालों के लिए, आप छोटे होते हैं अपने बड़ों के लिए। तो वो फिर आप देखो, जब बहन भाइयों के ये कंसर्न हो, फिर मेरे बहनोइयों का भी यही कंसर्न, तो यार देख लो छोटी है, 2 व्हीलर पे आएगी, गाड़ी सेफ तो है ना। हाँ। अब उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि ये पर्सनली कितना सफर कर रही है ना। तो वो फिर बाबा को कन्विंस करना, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो छोटे, उन्होंने फिर सबको कन्विंस किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मतलब सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिली? बहुत ज्यादा। मतलब मेरे भाई ने, मेरे ब्रदर इन लॉज ने, बाबा ने फिर सपोर्ट बहुत ज्यादा किया। फिर सेफ्टी मेजर्स पे, तुमने फ्रंट ब्रेक नहीं लगानी, ऑलवेज बैक ब्रेक यूज करनी है, तुमने हेलमेट के बगैर बाइक नहीं राइड करनी, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, तो मरियम कितना टाइम हो गया आपको अभी ये गाड़ी से ये स्कूटी पे शिफ्ट हुए? आयशा मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने को। और आपको कितना फ्यूल में डिफरेंस लगा, मतलब अपने बजट पे कितना डिफरेंस लगा कि अच्छा पहले गाड़ी में मैं जब जा रही थी तो इतना चल रहा था और अभी इतना हो गया है? ये अच्छा वाला सवाल है। एक्चुअली फ्यूल बजट में तो रहा ही नहीं है ना। हाँ, वो तो फ्यूल को बजट में लाना जरूरी नहीं है, फ्यूल को खैर बात कहना जरूरी मतलब है। आपकी तो मैंने जो चॉइस की है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है। मेरी स्कूटी इलेक्ट्रिक है। और वो जो चूंकि हमारे अभी तो नेपरा ने 4 रुपए 30 पैसे बिजली भी महंगी कर दी है, तो उसका सिर्फ फायदा ये है कि वो 1 से 1.5 यूनिट में ओवरनाइट चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो वो मतलब काफी हद तक आपको कवर अप हो जाता है बजट आपका। अच्छा, मरियम वैसे हमारे साथ ही काम करती हैं, लेकिन मरियम जैसे कि अभी आप बता रही थी कि मतलब उसमें मतलब 1 यूनिट से 1 से 1.5 यूनिट में ये चल जाता है। लेकिन इसमें आपके ख्याल में कितना बिल बनता होगा आपका मंथली? जो क्लेम किया जाता है वो 2000 रुपये किया जाता है पर मंथ। तो लेकिन अगर आप उसको 2000 की बजाय अगर बड़ा मैक्सिमम पे भी ले जाते हैं, अगर हम 1.5 यूनिट पे भी ले जाते हैं, पूरी ड्रेन बैटरी होती ही नहीं, अगर वो पूरी ड्रेन हो भी जाए तो 2 से 2,500 दैट्स इट। अच्छा, मतलब अगर जब फ्यूल आप यूज करी थी तो वो आपका कितना बन रहा था? मेरा फ्यूल बनता था 14,000 का। अच्छा, तो 14,000 का लाइक वो शुरू हुआ 8,000 से पर मंथ, और वो होते होते अब वो 14,000 पे रुक गया था। 14,000 पे जब मेरा फ्यूल आया है, देन मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब नहीं हो सकता। अच्छा, लड़कियों को तो आप मशवरा दे रही हैं कि चलें ठीक है, अब बस छोड़ दें गाड़ी की जान, आप स्कूटी या बाइक पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अब जो खवातीन हैं जिन्होंने बच्चों को साथ लेके लाना ले जाना है, उनके लिए तो मुश्किल होगा फिर स्कूटी या बाइक वगैरह पे शिफ्ट होना। उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को कैरी कर रहे हैं। लाइक अगर आपका बेबी बॉय या बेबी गर्ल है 2-3 साल की, तो आप उसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं है। फिर दूसरी बात, मतलब तमाम सेफ्टी मेजर्स उसमें हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत यूजर फ्रेंडली है। हाँ। बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। उसमें ये नहीं है आपने किक लगानी है, ब्रेक्स लगानी है, फ्यूल का इशू है, प्लग में कचरा आ गई, ऑल दैट स्टफ। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई चीज नहीं। अच्छा मैडम, आपकी वीडियो में देख रही थी, उसमें आप ग्रोसरी भी कर रही हैं, बल्कि सब्जी लेने के लिए आप गई हैं बाजार भी। तो जब ऐसे आप जाती हैं तो लोगों का एक रवैया नहीं महसूस होता है कि अच्छा लोग आपको अजीब नजरों से देख रहे हैं या कोई कॉमेंट कर रहे हैं? अच्छा, ये एक वाकई में मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम निकली तो मुझे हेजिटेशन थी, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड जो होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होती है, वो बाइकर्स के लिए होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वापसी पे, ऑफिस से वापसी पे अपनी बाइक वहां पे पार्क की सिग्नल पे, तो लिटरली दे वर नॉट अलाउइंग मी ना टू गो। वो मुझे मतलब जाने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि इमीडिएटली कि उस चीज को मैंने खुद कोप किया कि नहीं, ये अगर नहीं है तो फिर मुझे रास्ता बदलना है। बिल्कुल। फिर कुछ चीजें इस तरह से हैं आयशा कि आपने खुद देखनी है। अगर आपको डर लग भी रहा है तो उसको शो मत करें, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, अगर आपको डर लग भी रहा है तो अपना शो नहीं करें। मरीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाई हैं। बहुत सी लोगों, लड़कियों को खासतौर पे इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी कि जनाब अगर आपको गाड़ी का खर्चा बहुत महंगा लग रहा है तो उसको खुदाफिज कह दें और स्कूटी पे या बाइक पे शिफ्ट हो जाए। खैर बाइक में भी पेट्रोल तो डलता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी पे शिफ्ट होती हैं तो इसका आपको डबल फायदा होगा। अब एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
तेल मैं पवानियाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनियाँ। जनाब पता नहीं कहाँ चली गई हैं वो लड़कियाँ जो पहले ऑफर करती थी कि आप गाड़ी मंगा दो हम तेल डलवा देती हैं, लेकिन अब तो तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लड़कियाँ गाड़ी को छोड़ के स्कूटी पे शिफ्ट हो रही हैं। अभी मरियम से भी हमने आपको मिलवाया जिस तरह वो कह रही थी कि तेल के प्राइसेस भाई इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो बजट वाली तो बात ही नहीं रही है, अब तो अफोर्ड करना ही मुश्किल हो गया है। और जब आपको ये पता हो कि ये प्राइस कहीं रुकने वाले नहीं हैं तो फिर तो आप कहते हैं अच्छा बाय बाय कार, अब स्कूटी को वेलकम कहते हैं जो कि वैसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो अब उन लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा जो ये कहती थी गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानियाँ। तो वो हम पूछते हैं मुमताज़ अली से जिनका इसका एक नया वर्जन आया है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। और मुमताज़ आपने गाना सुना था और फिर उसके बाद आपने एक नया वर्जन निकाल लिया, कैसे ख्याल आया आपको? ख्याल ऐसे है जी कि रूटीन में वो तेल की प्राइसेस बढ़ रही थी तो गाना नदीम अब्बास जो कि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा। तो मैं एकदम रात को मैंने मोबाइल अपना ऑन किया हुआ तो एक जगह पे जनाब एक सेगमेंट चल रहा था जी, वो गड्डी वाले गाना चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा यार ये गड्डी ये इसको गड्डी को आपको थोड़ी किसी और तरीके से भी देखें तो वो फिर मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, वो फिर मेरे से गाना लिखा गया। अच्छा। तो फिर वो मैंने नदीम अब्बास से कोऑर्डिनेट किया, मैंने कहा यार ये एक गाना लिखा है तो इसका अब क्या करूं मैं। उसने कहा कि भाई इसको आप फौरन रिकॉर्ड करें और इसका वीडियो करें। अच्छा, ये वैसे इतना अच्छा गाना था और पाकिस्तान का इतना मशहूर गाना था कि उसके जवाब में जो आपका वर्जन आया मेरा ख्याल है पहले हमें वो सुन लेना चाहिए फिर इस पर बात करनी चाहिए। जबरदस्त इतना अच्छा आपने गाना गाया है, चाहे वो उसका थोड़ा सा फनी वर्जन है लेकिन वो सुनने में भी मजा आया है, मतलब जैसा ओरिजिनल सुनने में मजा आया था ना वो फनी मुझे वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा। तो रिस्पांस कैसा मिला आपको कि आपने पहले गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवाऊंगी का आपने बिल्कुल ऑपोजिट ही कर दिया? रिस्पांस बहुत अच्छा जी, मार्केट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है और सोशल मीडिया पे भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा। टिकटॉकर्स इसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है टिकटॉकर्स जो हैं उनके लिए तो ये एक नई चीज एकदम से आ गई होगी कि एक नए सॉन्ग पे अब वो परफॉर्म करेंगे कि पहले लड़की हमें कहती थी कि गड्डी मंगवा दे तेल मैं पवा लाऊंगी लेकिन अब लड़की गायब हो गई है। लड़की गायब हो गई, तो आपको इस गाने के लिए लड़की नहीं मिली फिर? नहीं, लड़की नहीं मिली जी। अच्छा, तो फिर कैसा, मतलब आपको ये ख्याल आया, आपने बना भी दिया, तो गाने का रिस्पॉन्स ऐसा आएगा सोचा था? नहीं सोचा नहीं था मैंने ऐसे, लेकिन बहुत अच्छा जो मेरे माइंड में था ना जी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है। अच्छा, आपने गाया भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ होती है कि अगर आप ओरिजिनल का फ़नी कुछ बना रहे हैं तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि जो गाने वाला है उसकी आवाज़ और उसका स्टाइल कैसा है, लेकिन आपने सेम म्यूज़िक में इतने अच्छी तरीके से गाया है कि मेरा ख्याल है वो हर किसी को सुन के वो मज़ा आ रहा है। तो अभी गाना बनाया, क्या मतलब सोचा था कि अच्छा अगर ऐसा बनाऊंगा तो कहीं लोग मुझे गालियाँ ना देना शुरू कर दें? नहीं, सबसे पहले तो मैंने नदीम अब्बास से कोऑर्डिनेट किया। हाँ, जो ओरिजिनल सिंगर है। ओरिजिनल मैंने फिर उससे परमिशन भी ली कि मैंने आपका गाने का एक नेक्स्ट वर्जन मैंने लिखा है तो मैं इसका मुझे बताया मैं क्या करूँ। नदीम मेरा बहुत प्यारा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने कहा मुमताज़ भी आप इसे फ़ौरन रिकॉर्ड करें और इसका वीडियो करें, इसको देर नहीं आप कीजिएगा। मैं कहा चलिए ठीक है। तो मैंने फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर मैंने रिकॉर्डिंग के बाद तो उसको मैंने सुनवाया, उसने कहा ओके गुड है, फिर फर्स्ट क्लास है। देन फिर मैंने उसका वीडियो किया। अच्छा मुमताज़, इससे पहले भी आप सिंगिंग करते रहे? जी मेरे काफ़ी हिट्स है जी अपना मार्केट में। एक है तेडा हक बंदा, फिर एक ढोला मुल्तान दा, फिर एक बहुत सुपर डुपर हिट मेरा ऑडियो है अपना वो जड़ी गल तू करनी आजा मुँह ते करिए, वो एक हमारे हमसाया मुल्क है उनकी पंजाबी फिल्म के लिए वो मैंने 2-3 गाने किए हैं। वो फिल्म नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। जी मतलब आप वैसे भी प्रोफेशनली सिंगर हैं, इसलिए वो चीज़ एकदम से ऑकवर्ड नहीं लगी या बुरी नहीं लगी कि अच्छा ये किसने उठ के गा दिया ऐसा गाना, तो इसलिए लोगों को सुन के मेरा ख्याल है अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, आपने इसको मतलब अब आपने गाना बनाया तो किसी प्लेटफॉर्म से आपने इसको नशर भी किया है? जी मैंने अपने चैनल से भी, यूट्यूब चैनल से भी इसको किया है और एक प्राइवेट जो है वो सैटेलाइट चैनल है उसे भी ऑन है, तो बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ऑन है इस वक्त। अच्छा, जब ये गाना आपका हो गया रिलीज तो जो ओरिजिनल इस गाने के असल में सिंगर हैं उन्होंने क्या कहा, ये आपने कैसे बना दिया? उन्होंने बल्कि मुझे एक वीडियो क्लिप भी नदीम ने मेरे से शेयर किया और बहुत डिटेल में उसने फिर इसके बारे में कहा कि जी ये मेरे गाने का ही नेक्स्ट वर्जन है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और बाकी उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा भी ज़बरदस्त, तो फिर उसने बल्कि नदीम भाई ने अपने पेज से भी उसको शेयर किया है। अच्छा, ये होता है ना कि ऐसी कोई चीज़ आए तो लोग उसको बहुत शेयर करते हैं, आगे से आगे
आगे से आगे वो चीज़ फैलती है, तो बड़ी अच्छी एक फील आती है, अच्छा हमारी ये चीज़ इतनी हिट हो रही है। आपका भी ज़ाहिर गाना सुनने में तो बिल्कुल नदीम के गाने की तरह ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लिरिक्स डिफरेंट हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ हुई कि शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, या आपको पता चल गया कि अच्छा बस अब लोगों को पता चल गया है कि अब क्या हालात चल रहे हैं? एक्चुअली इसको जब मैंने लिखा है, मैंने इसको थोड़ा एक फनी वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने लिखा है, तो वो ज़ाहिर बात है वो एक अलग थीम था कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी है, क्योंकि उस वक्त तो ऑफर कर रही थी ना। तो जब फिर ये तेल महंगा होना शुरू हुआ तो मैंने फिर उसको मैंने कहा यार अब ये तेल महंगा होता जा रहा है, वो लड़की जो वो नहीं मिल रही, तो मैंने फिर उसे ट्रेस करना शुरू किया, जी कितने टुर गई है तू, कहती सी तेल पवावांगी तेरे नाल बैके ढोला में ते पिंडी जावांगी। हाँ, वो इसमें लड़के की एक्टिंग भी बड़ी मजे की है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि अब इस गाने के बाद अब लड़की की तलाश भी नहीं हो रही है, तो तेल भी महंगा हो गया है, तो अब वो स्कूटी पे शिफ्ट होने वाला मामला तो नहीं हो जाएगा? अब देखिए अगर तेल मजीद महंगा तो फिर स्कूटी पे लिखा जाएगा। वजह से अभी हमारी गेस्ट भी आई थी ना, तो वो भी यही कह रही थी तेल इतना महंगा हो गया है कि अब हम लोग तो स्कूटी पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अब इस गाने के बाद लड़कियां खुद भी स्कूटी पे शिफ्ट होंगी, लड़कों को भी यही ऑफर करेंगी बिल्कुल ऐसे कि अब आप लोग भी स्कूटी पे शिफ्ट हो जाए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले ठीक है मुमताज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। आपका गाना वाकई सुन के मजा आया, जैसे पहले नदीम का गाना सुन के हम सबको बहुत मजा आया था, क्योंकि बहुत डिफरेंट सा वो गाना था, और वो पहले शुरू में लोगों ने थोड़ा सा सोचा अच्छा ये क्या अजीब सा गाना है, लेकिन वो बहरहाल उस गाने का म्यूजिक, उसके लिरिक्स इतने ज़बरदस्त थे, और उसका मैं कहती हूँ वो सुन के आप इंजॉय करते हो गाना। उसी तरह मुमताज़ ने जो उसका थोड़ा फ़नी वर्जन निकाला, यकीनन वो भी सुन के मज़ा आता है कि जो पहले लड़की ऑफर करती थी कि मैं तेल डलवा दूंगी, अब वो लड़की ही गायब हो गई है, तो अब उसको ढूंढने के लिए सब निकले हुए हैं। वो लास्ट पे फिर लड़की ने ये भी कहा कि जी आप परेशान ना हो, तेल मैं खुद डलवा लूंगा, लेकिन आप कम से कम मुझसे कांटेक्ट में आ जाए। अच्छा चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलें बाहर एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक बहुत अहम इशू के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करने जा रही हूँ। इस हवाले से एक बहुत अहम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि खून की तब्दीली के मराहिल से जिन लोगों को गुजरना पड़ता है वो जानते हैं इसकी तकलीफ़ क्या होती है, और अगर इसको हम मूजी मरज़ कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि थैलेसीमिया के मरीज़ों को हर महीने अपना खून तब्दील करवाना पड़ता है, और इस सिलसिले में उनको कई से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको हर महीने पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करवाना होगा तो वो कितना तकलीफ दे अमर होगा, यकीनन ये लोग वो लोग बेहतर तौर पे जान सकते हैं जिनके घर में कोई एक थैलेसीमिया का पेशेंट है। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान में हर साल 12,000 हेमोफीलिया और थैलेसीमिया समेत दीगर खून की बीमारियों में मुब्तला जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुर्की की बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन और हेमाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर मूगे गुंदोदो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि वो किस तरह इसका इलाज कर रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको उनके हवाले से ये भी बता दूं कि तुर्क हेमाटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर मोगी हैं उन्होंने ये बताया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शरह कामयाबी 90% है, और उनका ये भी कहना है कि मैं बच्चों की हेमाटोलॉजिस्ट हूँ, 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। एक रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं प्रोफेसर मोगे से भी इस हवाले से बात करूँगी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 100,000 पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इन पाकिस्तान एंड एवरी ईयर 5,000 babies are born with this deadly disease. These patients needs regular blood transfusion and iron chelation after consultation with a qualified hematologist along with regular diagnostic. Dr. Moge से मैं इस हवाले से बात करूँगी। First of all, Dr. Moge, thank you and warm welcome to Pakistan and in our studio as well. How are you? Thank you. You're welcome. Dr. Moge, I would like to ask you, how was your experience here in Pakistan and spending your time with Pakistani people? How was your experience? I have been first time in Pakistan, and it is very different experience for me. And I like your people very much. They are very generous. They are very kind to me. And your city Lahore is very crowded. Very crowded. As we said in Lahore ni takya jamyani. I want to ask you, the friendship between Turkey and Pakistan is unprecedented.
And I want to ask you about Pakistani food and people. What would you like to eat in Pakistan? Our countries have been friends for long years, and I experienced yesterday the chicken karachi, and it is very spicy. And Pakistan food is very spicy. Yes, very spicy. Also, you drink the tea with milk. Tea with milk. Yes, we prefer without milk. And I like your city and your country. Acha, okay, let's talk about thalassemia. First question is mine, that what is thalassemia and what are the causes of thalassemia? Thalassemia is a blood disorder. All blood disorders are originated from the bone marrow. Unfortunately, thalassemia is a genetic disorder, and it's very common in your country, in our country. And it means, thalassemia means the bone marrow doesn't produce enough blood. So the children, as you told, needs regular blood transfusions to be alive. And the only treatment option for this disease, for thalassemia, is the bone marrow transplantation for now. Is it genetic? Yes, it is genetic. Only it is genetic? Yes, only it is genetic. And the genetic disorders are originated usually because of the cousin marriages. Cousin marriages, yes. This is the basic cause of this disease. Yes, unfortunately. In our country and in your country, cousin marriages is very common. Very common. And because of this, the thalassemia is the most common genetic disorder. But other kinds of genetic disorders are also much more common in the countries in which the cousin marriages are common. Yeah, okay. What is thalassemia major and what is thalassemia minor? The thalassemia major is the severe form of the thalassemia. It depends on the regular blood transfusions along the life. But thalassemia minor or thalassemia carrier, which means the carrier state, they don't need transfusion regularly. They have mild anemia, mild to moderate anemia, but they don't need blood transfusions long life. Okay, in thalassemia minor, there is no need to transplant? No need to transfusion and no need to transplantation, yes. Okay, what is there any connection between bone marrow transplantation and thalassemia? Yes, the bone marrow transplantation is the only cure option for thalassemia. And bone marrow transplantation is a kind of transfusion of the bone marrow cells from a healthy person to the thalassemia patients. Okay, please tell us the importance of screening before marriage. It is very important because the cousin marriages causes genetic disorder, and before the marriages, if we can check the parents, we can detect the thalassemia carrier parents, and we can prevent the disease, because the prevention is cheaper than the treatment. Oh, yeah. In all over the world. So the prevention is also basic of the medicine. First we should prevent, and after that we should treat. Okay. This is very important. Okay, very important question. Pakistan needs to establish a bank of bone marrow transplantation. Can you please give some suggestion to our government that how they can establish this bone marrow bank? Of course, in your country, bone marrow transplantation can be done, but only for the patients with matched sibling donor. If they don't have matched sibling donor, in your country, you don't have a bone marrow donor bank. So your government should start to try build a donor bank. Okay. Your country population is very crowded, and your bank building a national bank is very easy for you. Yeah, right. Okay, what is the diet of the thalassemic patient? Is there any specific diet plan for thalassemic patient? The thalassemia patients should take regular pills, especially before the breakfast. So also because of the regular blood transfusions, their serum iron level is increased. So we suggest them vitamin C, vitamin D, and vitamin E replacement. This is very important for them. Okay. And what about food? Fish,
protein, and less iron containing drugs, containing food and drugs. For example, red meat, we don't suggest red meat. Okay, don't suggest red meat. Yes. Okay. After COVID-19, is there any SOP change for blood donation? Yes. All over the world, blood donation and bone marrow donation decreased dramatically because of the COVID. And we should increase especially blood donation for our patients with thalassemia. It is very important for them. It means life for the patients with thalassemia. So blood donation or bone marrow donation are not harmful for the donors. Okay. This is very important. Okay, Dr. McGee, you have shared your experience with Pakistani local doctors. Yes. It's enough or need long-term relationship in this matter? We want to keep a long life, long-term relationship between us. We shared our experiences together, and I am very happy. I learned a lot of things from them, and also I suggest some new approaches to them, and we are friends from now on. Okay, Dr. McGee, as you told me before that cousin marriage is the basic reason of thalassemia. Yes. How can we avoid this issue? With the changing world, some traditions should be changed. This is actually a very basic thing that we have to change our tradition. Yes, this is because of the tradition. And we should alert the patients, and we should increase the awareness of the disease and other disease, not only thalassemia, all of the genetic disease, some neurological disease, some metabolic disease. So we should increase the awareness of the danger of the cousin marriages. And with the changing world, the cousin marriage ratio should be decreased. And what are the other reasons for thalassemia? No other reason, only the genetic. Only genetic. If the father and the mother are thalassemia carrier, so 25% the child will be thalassemia major. Okay. One of 4 children will be thalassemia major. It is very difficult for the patient and for the parents. Okay, thank you so much, Dr. McGee, for joining us. And you're welcome. I wish I will see you again, inshallah. Thank you so much. एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं. नाज़रीन, जिल्द हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है. हमारे फेस की जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाहर की आबोहवा से मुतासिर होती है वो हमारे चेहरे की जिल्द या हमारे हाथों और पाँव की जिल्द है, क्योंकि हमारे ये वाले हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं, हर वक्त खुले रहते हैं. इसलिए बाहर के जितने भी मौसमी असरात हैं वो हमारे चेहरे पर होते हैं. आजकल हम सैलून्स में देख रहे हैं कि बहुत से तरह के फेशियल्स आ गए हैं, और जो एस्थेटिकल क्लिनिक में जो फेशियल हो रहे होते हैं वो फेशियल भी अब पार्लर्स में होना शुरू हो गए हैं. तो क्या ये फेशियल सैलून से करवाना ठीक है या नहीं है? और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा फेशियल कौन सी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे. कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक डॉक्टर अरीश खालिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना भी यही चाह रही हूँ मौसम के हवाले से, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सबसे पहला सवाल हमारा मौसम के हवाले से हमारी स्किन की केयर पे आ जाता है कि अब जो सर्दी का मौसम इस बार चल रहा है, इससे पहले स्मॉग भी थी, तो ऐसे में हमें अपनी स्किन की केयर किस तरह करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्मॉग है क्या. ठीक है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली फॉग और उसके अलावा एयर पोल्यूटेड्स उसमें शामिल हैं. ठीक है, अब वो आपकी स्किन में बेसिकली वो इफ़ेक्ट क्या लेकर आएंगे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है. क्लॉगिंग हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्योंकि वो पार्टिकल्स जो फॉग के साथ मिक्स हुए हुए हैं और वो बेसिकली आपकी स्किन के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं, वो भी आपकी स्किन पे नेगेटिव इफेक्ट इन मेनी वेज, लाइक वो आपकी उसमें एक्नी स्टार्ट हो जाती है, एक्नी कंडीशंस को वर्स कर देते हैं, प्लस डल हो जाती है स्किन. इसके अलावा ड्राई, बहुत ओवर ड्राई हो जाती है. ठीक है, उसमें एक और चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म के अंदर है कि अगर हम मुसलसल ऐसे ही, यानी कि अगर आप ये समझें कुछ सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है,
تو ڈیفینیٹلی ایجنگ کا پروسیس اس ٹائم پہ بہت زیادہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ اس موسم کی وجہ سے ویدر چینج جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اسپیشلی اگر اس میں اسموگ بھی شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. ایک تو موسم ویسے ہی ایکسٹریم ہے, ڈرائی ہے, کیونکہ ایئر میں ہیومیڈیٹی بھی کم ہے, اور ایک اس کے اوپر جو سب سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے مشکل چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ اسموگ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے انٹرنل سسٹم میں, اگر آپ کے بریدنگ سسٹم کے لیے, ریسپیریٹری سسٹم کے لیے بھی جہاں ٹھیک نہیں ہے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کی ایکسپوز ہو رہی ہے دیٹ از اسکن. ٹھیک ہے, تو اس کے ایفیکٹس آنا بڑی نیچرل سی بات ہے. اب لیکن اس میں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب ایک دفعہ آگے ایفیکٹس, یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اب اسموگ ہے تو ہم نے کیئر کیسے کرنی, کیونکہ یہ بھی اس کا بہت زیادہ اب لوگوں میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ بہت کوئی 3-4 سال سے کہ اسموگ ہے. اسموگ بالکل 3-4 سال سے ہی زیادہ ہوئی ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیئر کیسے کی جائے گی, اب اسموگ تو ہے لیکن اب اس میں کرنا کیا ہے. تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سن بلاک لگائیں. اچھا, اب سن بلاک آپ کا اگر یو وی اے ریز اور یو وی بی ریز کو وہ روک رہا ہے, تو اس کے علاوہ وہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے کہ ان جو ڈینجرس پارٹیکلز ہیں وہ وہاں پر اس کو کلاگ نہیں ہونے دے گا. دیٹ ول بی آن دا سرفیس آف دا اسکن. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو بیسکلی پینیٹریٹ نہیں ہونے دے گا. اچھا, اس کے علاوہ اب آپ کی جو ڈیلی روٹین میں شامل ہونی چاہیے چیزیں, اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی, جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو ایک لیئرنگ اچھی ہو. سن بلاک لگا لیا آپ نے, موئسچرائزر ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بیسکلی بیریئرز بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اسکن کے اوپر بیریئرز بنانے ہیں. بالکل بیریئرز بنائیں تاکہ اس میں آپ کے وہ پینیٹریٹ نہ کر سکے. اب آپ گھر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے امپورٹنٹلی اب یہ نہیں کہ آپ نے موئسچر کر لیا تو آپ سوچیں گے موئسچرڈ اسکن کے ساتھ یہ اتنی پیاری موئسچر میں نے کی ہوئی ہے جانے سے پہلے, اور اب یہی رہے گی اور صبح اٹھ کے میں دیکھوں گی. صحیح, یہاں دیکھوں گا, کیونکہ ایکولی میل فیمیل کا اس کے ساتھ ہم اس کو نہیں اس میں کریں گے ڈسٹریبیوٹ. دونوں کو ایکولی ضروری ہے کہ وہ اس کی کیئر کریں. بہت امپورٹنٹ ہے آتے کلینزنگ کریں. اس سب کو جو آپ اکٹھا کر کے سب کچھ لے کر آئے ہیں, اس کے اوپر آپ چپکا کے بھی, تو اس کو آتے ہی آپ کلینز کریں. اچھا, آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے اسکن کے اوپر لیئرنگ کرنے کی جانے سے پہلے, باہر جانے سے پہلے بہت ضرورت. کیا میک اپ اس لیئرنگ میں آتا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے. اگر آپ اچھا میک اپ یوز کر رہے ہیں, آپ سن بلاک کے بعد بالکل موئسچرائز کرنے کے بعد, اور آپ نے اگر دیکھا ہو کہ اچھے بھی جب آپ ایون میک اپ آرٹسٹ سے بھی بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں موئسچرائز کرنے کے بعد میک اپ کریں. بالکل, اسکن میں ڈرائنس نہیں ہوتی ہے. بالکل, ایک تو ڈرائنس نہیں ہوگی, آپ کا میک اپ بھی اچھا رہتا ہے, اور میک اپ بالکل ایک اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. اگر آپ مردوں کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ میک اپ, وہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میک اپ کر سکتے ہیں, تو واقعی بالکل کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے, لیکن اچھی کوالٹی کا. اچھی کوالٹی, یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اچھی کوالٹی کا اگر میک اپ کریں, بیس لگا رہے ہیں, تو آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں باہر کی جو ہوا ہے یا ویدر چینج ہے اس سے. اچھا, اب اگر ہم یہ بات کریں میک اپ کے حوالے سے, جیسے میں بات کر رہی ہوں, تو سردی کے موسم میں خاص طور پہ میک اپ کرتے ہوئے کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ موئسچرائزر بہت ضروری ہے میک اپ سے پہلے, اس کے علاوہ کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ اب اس میں میک اپ میں جب آپ ظاہر ہے میک اپ بائی کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ کا سمر کا میک اپ ڈفرینٹ ہوگا اور ونٹر کا ڈفرینٹ ہوگا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیس لی اور اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو بھی موسم ہے اس کے اندر آپ وہ اپلائی کریں گے تو وہ چلے گی. ٹھیک ہے, اگر جب آپ ڈرائی ویدر میں ہوتا ہے تو اس میں بیسکلی آپ وہ والی بیس لیں گے جو آئل بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, جو ہاں بالکل جو لیکوڈ, بالکل 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 جو اس فارم میں آتے ہیں. لیکن یہی اگر آپ سمر میں چلے جائیں گے تو آپ سیبم کنٹرول میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جس وقت آپ اس کے موئسچرائزر ہیں تو اس میں آپ بیسکلی جب آپ موئسچرائز کر رہے ہیں تو آپ کی آئل بیسڈ ہوتی ہیں ونٹر میں. بالکل بالکل, سمر میں آپ کی واٹر بیسڈ ہوتی ہیں. ہائیڈریشن از مسٹ, یہ نہیں ہے کہ سمر ہے تو ہائیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے, ونٹر ہے تو وہ, لیکن یہ آپ کو بیسکلی کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اپنی کچھ پروڈکٹس کو. جو کہ آپ کے فیس واشز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ونٹر کے لیے اور ہیں, سمر کے لیے اور ہیں. یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جس وقت بائی کر رہے ہیں. اور میرے اپنے خیال میں 2 ہی زیادہ موسم کا پرابلم ہوتا ہے, ایک ونٹر اور ایک سمر, مطلب جو بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر جب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ میک اپ بائی کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا, اگر اب ہم فیشیلز کی طرف آئیں, ہمارے ہر گلی محلے میں سیلونز, یہ پارلرز کھلے ہوئے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں اچھا یہ ہائیڈرا فیشیل ہے, یہ اس چیز کا فیشیل ہے, یہ اسکن کو آپ کو ایسے کر دے گا, گلو کر دے گا. تو ان چیزوں میں کس چیز کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے ہماری اسکن گلو کرے, ہماری اسکن وہ کیا کہنا چاہیے رنکل فری ہو, یا ان گلو مطلب زیادہ سے زیادہ ہماری اسکن میں اچھے ایک لک آئے. تو ان چیزوں میں کیا خیال رکھیں؟ کیونکہ آپ گلی محلے سے بھی فیشیل کروا رہے ہیں اور آپ ایک بڑے کلینک سے بھی فیشیل کروا رہے ہیں, تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اب ہائیڈرا فیشیل آلموسٹ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر جگہ اویلیبل ہے, چاہے وہ سیلون ہو چاہے وہ کلینکس ہو.
اب اس میں بیسکلی ڈفرینس کیا ہے؟ اب ڈاکٹر کو بیسکلی کیسے پتا ہے کہ اس نے جو فیشیل کرنا ہے اس میں ایک آپ میرے پاس آ رہی ہیں، ایک اور کوئی آ رہا ہے میرے پاس، تو فرق کیا ہے؟ آئی نو دا اسکن ٹائپ، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، دوسرے بندے کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر تو بیسکلی جج کر سکتے ہیں. جب آپ سیلونس میں جاتے ہیں، بہت کامن کمپلین میرے پاس آتی ہے جس وقت کوئی پہلی دفعہ آتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سیلون سے کروایا تھا، وہ تو ہماری اسکن ڈرائی ہو گئی. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی 7 دن کے بعد رزلٹ آئے گا، 10 دن کے بعد آئے گا. اچھا ویسے کہتے ایسے ہی ہیں کہ آپ کو 3 دن یا 7 دن کے بعد جس چیز کا رزلٹ آپ کو اس وقت نہیں آیا وہ 3 یا 7 دن کے بعد بھی نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہائیڈرا کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم صرف اس کے ورڈ پہ جائیں، ہائیڈرا مینز ہائیڈریشن، سمپل. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہے کہ جب آپ سیلون میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک مزے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پالشر اور بلیچ لگا دی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس نے تو جو آپ کے بچا بھی ہوا موئسچر تھا وہ بھی اڑا دیا. اور آپ بڑے وہ کیونکہ وہ آپ کے وہ پالشر کی وجہ سے کیسے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ جو اوپر فیشیل ہیئرز تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے گولڈن ہو گئے تو آپ کو لگا اچھا جی بڑا وہ ایک دم. اچھا ہم لوگوں کا ویسے بیسک جو ہم لوگ کی تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ اچھا جب بال وہ فیس کے وہ گولڈن ہو گئے ہیں تو اچھا بس اب اسکن کلین ہو گئی، ہماری نیٹ ہو گئی ہے. دیٹ از ایکچولی ناٹ کلین. اچھا اب آپ ہائیڈرا کروا رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اکثر لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگ پرومسز کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. یہ آپ کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام ہے یا آپ کا جو کر رہا ہے فیشیل اس کا کام ہے آپ کو گائیڈ کرے. ہائیڈرا وائٹننگ نہیں دیتا اور نہ دے سکتا ہے. اچھا یہ آپ نے بہت ایک اہم بات بتائی ہے کہ ہائیڈرا فیشیل آپ کو وائٹننگ ایفیکٹ نہیں دے سکتا اور وہ صرف آپ کی اسکن کی ہائیڈریشن کرتا ہے. ہاں وہ آپ کی ڈیپ کلیننگ کرے گا. ٹھیک ہے. اب جب آپ سیلون میں جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکشن ہینڈل ہوگا. میرا خیال میں تقریباً آپ کے اس وقت پاکستان کے اندر 60 سے 70% لوگوں نے ڈیفینیٹلی ہائیڈرا ٹرائی کیا ہوگا. بالکل میں نے بھی کیا. اس میں اب وہ ایک ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ ایک ہینڈل یوز ہوتا ہے جو کہ سیکشن کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اب وہ سیکشن کے لیے جو ہینڈل ہے وہ یوز کرنے کے بعد آپ کو وہ تو صرف آپ کے کلاگ پورس کو کلیئر کر رہا ہے. دیٹس جسٹ ون اسٹیپ. اچھا وہ ہائیڈرا نہیں ہے. اس نے تو جو تھا وہ نکال لیا نا، اس نے گند نکال لیا، اس نے جو کلاگ پورس تھے وہ نکال لیے، وائٹ ہیڈز نکال لیے، بلیک ہیڈز نکال لیے. بات ہائیڈریشن کی تو اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا اصل جو کام ہے وہ اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب آپ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے سیرمز کو انفیوز کیا جاتا ہے جو کہ اگر آپ نے اچھی مشین بائی کی ہوئی ہے تو اس کا ایک جیٹ سپرے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مین جان اس میں ہوتی ہے. اچھا یہ آپ نے بہت کام کی بات بتائی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ہائیڈرا فیشیل کے حوالے سے بہت سی سیلونز میں کر رہے ہیں نا وہ اس کو غور سے نہ سنیں. صحیح ہے کیونکہ اصل میں گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے کہ سیکشن کرنے کے بعد آپ نے اوپر خالی مینولی کر دی 1-2 چیزیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. میں جس وقت بھی ہائیڈرا فیشیل کرتی ہوں انسٹنٹ رزلٹ ہوتا ہے ہائیڈرا کا، انسٹنٹ. If someone says you کہ نہیں جی یہ آپ کو 2 دن کے بعد آئے گا، 3 دن کے بعد آئے گا، 10 دن کے بعد آئے گا، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ نہ 3 دن کے بعد آئے گا نہ 10 دن کے بعد آئے گا، اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے گا اور آپ کبھی بھی ہائیڈرا کا نہیں سوچیں گے. اس طرح کے فیشیلز میں جس طرح کا ہائیڈرا فیشیل کیونکہ یہ تو نئی ٹیکنیک آئی ہے اور پاکستان میں شاید پہلے سے ہو لیکن پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے آئی ہے. ایستھیٹک کلینک اور سمپل جو سیلون ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے اس طرح کے فیشیل کروانے کے لیے؟ سب سے پہلی چیز تو مشین کا فرق ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ پورے ٹاورز ہوتے ہیں بہت. ان میں اگر آپ نے کبھی آپ ڈفرینس فیل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی ڈاکٹر سے کروا کے دیکھیں جن کے پاس ایک ٹاور ہوگا پراپرلی. اور یہ میرے خیال میں پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مطلب کس مشین کے ساتھ اس پہ کام ہونے لگا ہے. اب وہ جو چھوٹی مشینز آتی ہیں وہ بیسکلی اس کے آگے اگر آپ ٹرائی کریں تو بیبی مشینز ہیں. وہ میرے خیال میں ان میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ بڑے ٹاورز میں جاتے ہیں اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے دیٹ از کولڈ ہیمر. کیونکہ جب آپ نے سیکشن کر دی آپ نے سب کچھ کر لیا، پورز کلوز بھی تو کرنے ہیں. آپ نے پورز کلوز نہیں کیے ہیں، آپ پرابلمس کو جنریٹ کر رہے ہیں. اس کا ایک سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بالکل. اور وہ آپ کو اتنا اچھا رزلٹ دیتا ہے. آپ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہائیڈرا فیشیل ہوتا ہے کلینک میں اور 100% سیٹسفائی ریٹ ہے. اچھا چلیں اس چیز کا واقعی خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ہائیڈرا فیشیل یا اس طرح کے کوئی نئے فیشیلز آئے ہیں تو وہ بجائے آپ کسی سیلون سے کروائیں ایستھیٹک کلینک میں آپ جا کے ایک بار دیکھ لیں تاکہ آپ کی اپنی پرسنل سیٹسفیکشن ہو جائے. اچھا اس حوالے سے اب ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک ہم وائٹننگ فیشیل کو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیونکہ لوگوں کا سائیکولوجیکل ایشو ہے گورے ہونے کا اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر وائٹننگ فیشیل کروائیں گے تو اس سے شاید ہمارا رنگ جو ہے وہ گورا ہوتا جائے گا. اس حوالے سے تھوڑے سے ہمارے ذہن کلیئر کر دیں. اچھا آپ ایک بڑی لاجیکل سی بات یہ کہ آپ ایک فیشیل جلدی سے جلدی کتنا جلدی لے سکتے ہیں؟ 15 دن
کہ گیپ پہ کوئی بہت ریگولر بھی ہوتا ہے جو کہ میرے خیال میں جن کے پاس کوئی اتنے ایکسٹرا کام نہیں کرنے وہ 15 دن کے بعد لے لیں. آپ کے جو بیچ کے 14 ڈیز ہیں آپ اس میں کچھ نہیں آپ لگا رہے, آپ کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیسے وائٹننگ مل سکتی ہے؟ ایک فیشل کیسے وہ میریکل کر سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, لاجیکلی وہ پاسبل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو وائٹننگ فیشلز کہا جاتے ہیں ان میں ایک کاسٹ ہوتی ہے وائٹ کاسٹ. اچھا, ٹھیک ہے, جو کہ انسٹنٹلی اگر آپ دیکھیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ ایک وائٹ کاسٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہم وائٹ ہو گئے ہیں. آپ منہ دھوئیں 1-2 بار, وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. جیسے بالوں کے اوپر جب ہم اسٹریک کرتے ہیں تو آہستہ واش ہونے کے بعد وہ نکلتے جاتے ہیں, یہ ڈائی کلر جو ہے وہ نکلتا جاتا ہے. وہ تو پھر کوئی تھوڑی دیر رہ جاتا ہے. یہ تو وہ وائٹ کاسٹ بالکل ہوتا ہے, وہ میرا خیال میں ہارڈلی 1 سے 2 واش جو فیس واش ہے وہ آپ کر لیں تو وہ سٹینڈ نہیں کر پاتا. اچھا, مطلب یہ ساری میتھ ہے, یہ جھوٹ ہے کہ اگر آپ کوئی فیشل سے وائٹننگ نہیں ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں آج کل سیل فونز ہیں. بالکل, اور ہر وقت سیل فون پہ ہی رہتے ہیں. فیشلز اس لیے نہیں ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ نے وہ رنگ ہو رہا, اس کے لیے بہتر ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. یہ بات ٹھیک ہے. فیشل آپ کو 1-2 فیشل آپ کو نہیں کچھ بھی دے گا, ٹھیک ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی روز کی مینٹیننس چاہیے اس کے لیے. اچھا, ویسے فیشل کتنے نارملی ضروری ہیں؟ کیا ہمیں فیشل منتھلی بیسس پہ کروانا چاہیے, یا اس میں اگر ہم گیپ دینا چاہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم 3-4 مہینے بعد کروا لیں گے, اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے؟ یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کی کیئر کیسی ہے. اگر آپ ریگولر بیسس لائک اگر آپ نے 1 دفعہ فیشل کروایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ بعد میں کیئر اچھی کریں, لائک آپ کلینزنگ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ڈیلی کلینزنگ آپ کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویکلی آپ نے کیا کرنا ہے اور ڈیلی کیا کرنا ہے. ڈیلی آپ کی کلینزنگ مسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو دوسری چیز ہے وہ آپ نے موئسچرائز کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ویسے بھی یہ ویدر چینج کی وجہ سے ہم سب کی سکن, موسٹلی لوگوں کی سکن ڈرائی ہو گئی ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈرائی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ویکلی بیسس پہ آئیں گے تو آپ اسکرب ضرور کریں, ایکسفولیٹ ضرور کریں. اور اسکرب ہمیں کیا ڈیلی کرنا چاہیے؟ نہیں, ڈیلی نہیں, یہ ویکلی میں, یہ ویکلی میں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کچھ چیزوں کو ویکلی بیسس پہ کرنا ہے, کچھ کو ڈیلی پہ کرنا ہے, کچھ کو منتھلی پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ منتھلی لائک ہائیڈرا یا آپ ایک اچھا فیشل لے رہے ہیں جس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس, لائک کورین گلاس اسکن فیشل ہیں یا جو بھی آپ کے اسکن کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کیا گیا فیشل, اس کے بعد اب آپ اچھی کیئر کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھے رزلٹ لاسٹ کریں گے. اچھا, یہ اب کورین سکن کا ایک بہت ٹرینڈ یہاں پہ آ گیا ہے کہ کوریا کی جیسے کہ ایک بالکل گلاس سکن ہے اس طرح کا, اب بلکہ فیشلز کے نام بھی یہ آ گئے ہیں کہ کورین گلاس سکن فیشل. یہ کیا لوگوں کے ذہنوں میں چیز ڈالی جا رہی ہے کہ اچھا اگر آپ نے کورین سکن جیسی اگر آپ کو اپنی سکن چاہیے تو یہ فیشل کروائیں یا وہ سکن کی جو پروڈکٹ ہے وہ یوز کریں؟ اچھا, اب اس میں دیکھیں جو کورین گلاس اسکن فیشل وہ بالکل ایسوسیٹڈ اس کے نام کے ساتھ ہے, لیکن میں بیسکلی اپنے پیشنٹس کو یہی ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کورین گلاس اسکن فیشل میں بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ 1 دفعہ کروا کے تو آپ بالکل وہ آپ کی وہی اس طرح کی اسکن, بہت زبردست رزلٹ آتا ہے اس کا. اچھا, وہ ایکچولی 5 to 6 hours کا ایک فیشل ہے. اچھا, اتنا لمبا, یہ تو کوئی ہمارا ٹائم کا. It is expensive like that. اور یہ اگر آپ انٹرنیشنل کی پرائس چیک کریں تو اچھا خاصا یہ مہنگا ہے. اچھا, اور اگر آپ پاکستان, اچھا رخ صاحب سے میں بات کروں گی, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورین سکن فیشل کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ایک جو سوال میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ایج کتنی میٹر کرتی ہے آپ کی اس طرح کے کسی فیشل کے لیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جھٹ پٹ ہماری سکن جو ہے بالکل ینگ ہو جائے تو آپ کا ایج والا یہ کیا کتنا میٹر کرتا ہے؟ اچھا, اس پہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کس ایج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بالکل ینگ اور بالکل ویسی کورین سکن ہو جائے, لیکن اکثر خواتین ظاہر ہے 40+ یا اس سے بھی زیادہ کی ہوتی ہیں, اگر وہ ایسی خواہش کر رہی ہوں تو کیا ان کی بھی اس فیشل سے ایسی سکن ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, کورین میں یہی میرے سے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ اچھا ان کو لگتا ہے کہ جی بالکل کورین سکن ہو جائے. کورین گلاس سکن فیشل کا مطلب یہ آپ کی اپنی سکن ٹون کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک بہت زیادہ کلیئر اور لیومینس افیکٹ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی کہ پورز ٹائٹ ہو جائیں گے,
लेकिन अब आप देखिए, एक चीज होती है फाइन लाइंस, एक होते हैं आपके पोर्स ओपन है, एक चीज है रिंकल्स। ठीक है, अगर रिंकल्स और फाइन लाइंस डिफरेंट हैं। बिल्कुल, रिंकल्स तो आप देखें ना, वो झुर्रियां हैं ना प्रॉपर, ठीक है ना। फाइन लाइंस की बहुत बारीक सी लाइंस हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल, वो हाइड्रेशन अगर आप कर रहे हैं या अच्छे फेशियल्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर वो रिंकल्स में ट्रांसफर हो गए हुए हैं या फोल्ड्स बन गए हुए हैं, जिस तरह नेजियोलेबियल फोल्ड्स आपके डीप हो गए हुए हैं, तो वो आपको फेशियल से उसका कुछ नहीं होगा। वो आपको प्रॉपर दूसरे प्रोसीजर्स लाइक उसमें थ्रेड्स आ जाते हैं, उसमें फिलर्स आ जाते हैं, बोटॉक्स आ जाता है, वो आपको उस तरफ जाना है। ठीक है, आप अगर फेशियल से ये समझ रहे हैं कि अब मेरे रिंकल्स भी ट्रीट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोरियन ग्लास हमारे मेरे पास होने वाले जितने भी फेशियल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसका रिजल्ट लास्ट करता है वो कोरियन ग्लास स्किन फेशियल का। अच्छा, ये हर स्किन टाइप के लिए होते हैं? जी, ये हर स्किन, लेकिन अगर एक्नी प्रॉन स्किन है, एक्टिव एक्नी चल रही है, उसमें हम नहीं करते। और जो हाइड्रा फेशियल के हवाले से आप बताई थी, वो भी क्या हर स्किन टाइप के लिए है? वो बिल्कुल हर स्किन टाइप के लिए, वो तो हम एज यंग एज 9 years भी करते हैं, जिसमें बल्कि हम एक्नी ट्रीट करते हैं उससे। और वो अगर फर्ज करें कि इफ यू आर कमिंग टू मी विद अ सर्टेन लाइक प्रॉब्लम कि आपकी स्किन का कोई मतलब सपोज वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, हम उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, एक्नी के है उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, बहुत माइल्ड सी अगर पिगमेंटेशन या ब्राउन स्पॉट्स हैं तो वो भी उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन वो उसको ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप कोई भी ये कहता है कि जिससे पिगमेंटेशन ट्रीट हो जाएगी, हाइड्रा से नहीं होगी। अच्छा, जो एस्थेटिक क्लिनिक होते हैं, किस एज में आपको एस्थेटिक क्लिनिक जाना चाहिए? मतलब हम सैलून तो हर एज में चले जाते हैं, सैलून में आप 20 साल के भी हैं तो आप वहाँ पे फेशियल करवाने चले जाते हैं। एस्थेटिक क्लिनिक का टाइम वो कौन सा होता है आपकी एज का? जब आप ब्यूटी कॉन्शियस हो जाएं। अच्छा, जब आपको ये एहसास हो जाए कि नहीं मुझे ज़्यादा ज़रूरत है केयर की। मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन इन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हमारी डाइट है जिसमें हार्मोन शामिल है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ मेरे पास आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ 9 to 10, ऑल्दो हमारा वो उस तरह के फिर हम प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत माइल्ड से होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के हिसाब से होते हैं, लेकिन उनके भरी होते हैं स्किन्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड से, और 11-11 12-12 साल के बच्चों में एक्नी है। और ये हमारी डाइट की वजह से है? बिल्कुल, ठीक है। मतलब हमारी डाइट इस हद तक चेंज हो गई है कि अब जो अंडर 10 हैं, जो बच्चे हैं, हम बच्चे कहते हैं 10 साल से छोटे बच्चों को, लड़के या लड़कियों को, तो उनमें भी ये वाले स्किन इश्यूज इस हद तक ज़्यादा हो गए हैं कि उनको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर जैसे कि अब मैं बात कर रही थी कि ये हाइड्रा फेशियल और ये इस तरह के फेशियल ये किस एज से स्टार्ट करने चाहिए? क्योंकि मैंने जो सुना था वो ये था कि हाइड्रा फेशियल की जो आपको मिनिमम एज 25 के बाद से आपको स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर तो वही बात है कि अगर आप सैलून में या किसी एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर एक मशीन के अंदर मतलब कोई भी आपने आगे वर्कर रखा हुआ है और वो हर एक को एक ही चीज़ के साथ और एक ही प्रोडक्ट के साथ एक ही इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली नो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जिसको पता है कि आपकी एज क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसने चीज़ें चेंज करनी है, तो आप जा सकते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे काम करवा रहे हैं, चाहे वो एस्थेटिक क्लिनिक वाला है, चाहे वो सैलून वाली हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी एज और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी स्किन कैसी है और आपका बेसिक इशू क्या है स्किन का। बिल्कुल, और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को किन हाथों में देना है। तो शुड बी योर डिसीजन। आप जा रहे हैं ना, ऑफर तो हर बंदा करेगा ना आपको। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो आपको, ये आपका काम है कि आप रिसर्च करें। ठीक है, आपकी स्किन है, आप सफर करेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, इस चीज़ में एक जो मसला आ जाता है वो है, लोगों के जहनों में है कि एस्थेटिक क्लिनिक जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, और जो हम सैलून पे चले जाते हैं वहाँ पर कम रेंज में भी फेशियल हो जाता है, ज़्यादा में आप जाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो एस्थेटिक क्लिनिक है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, हमने बल्कि कैटेगराइज किया होता है कि ताकि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में आ सके। यस, कोरियन ग्लास स्किन फेशियल इज एक्सपेंसिव, लेकिन हाइड्रा फेशियल बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, हाँ। क्योंकि सैलून्स पे हाइड्रा फेशियल की प्राइसेस मैंने बहुत डिफरेंट देखे हैं, मतलब कहीं तो बिल्कुल इतने एक्सपेंसिव हैं कि सुन के आप कानों को हाथ लगाते हैं। अगर आप पानी के साथ करेंगे और आप बिल्कुल, देखिए, आपकी बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप हाइड्रा फेशियल, मैंने आपको बताया कि इतनी वो वास्ट चीज़ है
उसके अंदर मशीन के अंदर सीरम्स डाले जाते हैं, उसके बाद उसके जेट में सीरम्स डाले जाते हैं। अगर तो आप कुछ नहीं डाल रहे तो आप उसको 500 में भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो इस हद तक भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, ठीक है, तो फिर वो आपको क्या कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स अच्छी यूज करवा रहे हैं और आपके सामने यूज हो रही हैं तो उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंगली होती है। अच्छा, ये चीज़ तो मैं भी कहती हूँ, प्रोडक्ट बहुत मैटर करती हैं। आप चाहे अपनी डेली रूटीन के लिए कोई मेकअप की या वैसे चीज़ों के लिए आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं। एक चीज़ लें लेकिन अच्छी लें। डॉक्टर साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। अनम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा? आज हम रूह अफ़ज़ा की किचन में बेसिकली एक यूनिक सी थोड़ी सी स्मूदी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली रूह अफ़ज़ा बनाना कॉफी स्मूदी बनाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉफी के साथ कोल्ड कॉफी बन सकती है या हॉट चॉकलेट बन सकती है। इस तरह से इसके साथ जो है बड़ी अच्छी हमारे पास रेंज होती है। कॉफी के साथ हम स्मूदीज भी बना सकते हैं। कॉफी और बनाना का कॉम्बिनेशन बहुत कम बहुत अच्छा, मैंने कम देखा है, लेकिन बहुत अच्छा। जैसे स्ट्रॉबेरी और कॉफी का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वैसे ही कॉफी और बनाना का भी बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इसलिए आज मैं आपको वो पिलाऊंगी और आप बताएंगी कि कैसा है। अच्छा, आप यहाँ पे ग्लास देख रही थी, मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी ज्यादा चीजें जो है एज इन इसमें डालने वाली नहीं है। इसके अंदर जाएंगे तकरीबन 2 से 3 बनाना जाएंगे, इसमें 1 कप योगर्ट जाएगी, 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कॉफी जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फ्लेवर आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून, हाँ, और ग्लासेस दूध की तकरीबन ये 4 ग्लास बनेंगे। 4 ग्लास बस, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर आपको नहीं ज्यादा कॉफी फॉर एग्जांपल पसंद तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसमें मिल्क जाएगा तकरीबन 2 से 3 ग्लास। उसके बाद हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, एक तो वो कलर हमें बहुत अच्छा दे देगा, प्लस जो है थोड़ा सा शुगर का कंटेंट जो हमारे पास कम है वो भी बैलेंस कर देगा। और साथ में मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और वनीला एसेंस जो है बेसिकली वो उसको बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर दे देगी। तो सिंपल है रेसिपी। तो मिल्क डाल लेते हैं पहले, ये 2 to 3 ग्लास, ठीक है। उसके बाद ही हम साथ ही इसके अंदर जो है बनानास ऐड कर देंगे, और साथ में ही इसके अंदर 1 कप जो है योगर्ट चली जाएगी। अच्छा, हाँ, योगर्ट स्मूदी के लिए बहुत ज़बरदस्त जी। उसके बाद जो है इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी मैं। अच्छा, शुगर क्योंकि बैलेंस करके आपने ऐड करनी, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है अभी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना। अच्छा, इसमें ये कॉफी चली गई। उसके बाद इसके अंदर ये जाएगा वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप्स जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो कि आपको पता है कि 100 ईयर लेगेसी के साथ है ये, और ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद जो है हम इसको करेंगे ब्लेंड। मतलब लास्ट वो एक स्टेज है, हम उस तक पहुंच गए हैं। हाँ, लास्ट इसकी स्टेज पे पहुंच गए हैं। और आपको पता है क्योंकि हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो फल और सब्जियों के अर्क से बनता है। अच्छा, अगर शुगर को हम स्किप कर दें तो हमदर्द की जो हनी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देती है। अच्छा, हमदर्द की हनी से जो है बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ सकता है। और जैसे कि ये जो हमारा हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा है वो भी आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिकली वो तो एक कंप्लीट ड्रिंक है, लेकिन आप उसके साथ थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस ड्रिंक को भी बना सकते हैं। बनाना और कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है उसका कोई ड्रिंक मैं ट्राई करूंगी, और ये बहुत ही टेस्टी और प्लस बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है, बीच में बनाना भी हेल्दी है। इसको स्मूदी को सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये भी एक कंप्लीट मील है। इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं है किसी और, मतलब जैसे आपको अलग से कोई ब्रेकफास्ट आपका नहीं करने को दिल कर रहा। इसकी लुक बहुत अच्छी है, और आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो मतलब आज ब्रेकफास्ट नहीं करना, आज हम कोई ड्रिंक में कुछ कर लेते, तो ये स्मूदी जो है बड़ी बेस्ट है। ऊपर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा से इसको गार्निश करूंगी।
अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि सुबह सुबह उठ के एकदम से कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। हाँ, जैसे कि मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं दिल करता मेरा सुबह सुबह उठ के कुछ भी खाने को। फिर तो ना आप भी ड्रिंक से पी लेती होंगी। नहीं, ये मेरा तो कुछ भी नहीं खाने को दिल करता लेकिन ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर आपका बिल्कुल भी कोई भी ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं कर रहा और आप कुछ थोड़ा सा लाइट फॉर्म में लेना चाह रहे तो ये स्मूदी बेस्ट है। आप बेशक चाहें तो इसके अंदर जो शुगर का कंटेंट है वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन आपके पास है। मैंने इसमें आइसक्रीम ऐड की है, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। और रूह अफ़ज़ा की, लेकिन रूह अफ़ज़ा स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि रूह अफ़ज़ा एक तो इसको फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगा, इसका मीठा जो आपको स्लाइड सा थोड़ा चाहिए था वो भी इसको बैलेंस कर देगा, तो ये मतलब ऑप्शन अच्छी है। बिल्कुल, ये मतलब अब ये ड्रिंक आपने जरूर घर में ट्राई करना है, क्योंकि मैं तो पहली मर्तबा ये ड्रिंक ट्राई करने जा रही हूँ। और इस ड्रिंक के साथ एक और ऑप्शन मैं भी बनाते हुए सोच रही थी कि अगर इसके साथ आपके पास कोई अच्छा सा सैलेड हो, जैसे कि आपके पास सीजर सैलेड है या कोई अच्छा सा सैलेड है जिसमें आप जो है हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो बीमारियां आजकल काफी ज्यादा हो गई हुई हैं, तो वो शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है ये। और जिन्होंने वेट लॉस करना है वो भी इसको सुबह जो है पी सकते हैं, 1 कप वार्म वाटर के अंदर डालकर 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का, क्योंकि ये फ्रेश एप्पल फर्मेंटेशन से बनता है, तो जबरदस्त चीज़ है। और ये ड्रिंक भी आज मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है, तो यकीनन इसको हम भी ट्राई करेंगे। आप भी ज़रूर घर में बना के इसको ट्राई करें। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।